गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हम पढ़ेंगे वह मुगल साम्राज्य के विषय में पढ़ेंगे। ये एनसीईआरटी क्लास 7 की हिस्ट्री का अध्याय 4 है। समझ गए? एनसीईआरटी क्लास 7 अध्याय 4। इस अध्याय का नाम है मुगल साम्राज्य। पिछली क्लासों में हम लोगों ने देखा था कि अध्याय क्लास 7 एनसीईआरटी का अध्याय 1, 2 और 3, और आज हम शुरू कर रहे हैं अध्याय चैप्टर 4। इस अध्याय में आप जानते ही हैं, हम पूर्व की तरह ही इस अध्याय को उसी तरह से पढ़ेंगे जिस तरह से हम पिछली अध्याय क्लास को पढ़ा था कि किस तरह से यहाँ से बीपीएससी, यूपीएससी आदि पीसीएस एग्जामों में या यूपीएससी के एग्ज़ाम में या यहाँ तक कि यूजीसी नेट, सीटेट के एग्ज़ाम में हम किस तरह से इस एनसीईआरटी का उपयोग करें, कैसे इसको पढ़ें कि यहाँ से हमें ज़्यादा से ज़्यादातर जानकारियाँ जो है प्राप्त हों और एक हमारा जो बेस ऑफ नॉलेज है, नॉलेज का जो बेस है वो तैयार हो। यदि आपने एनसीईआरटी को बिल्कुल ऐसे ही पढ़ लिया तो आप किसी भी, यदि आप पुलिस का एग्ज़ाम देते हो, एसआई का एग्ज़ाम देते हो, किसी भी तरह के एग्ज़ाम देते हो तो आपके लिए द बेस्ट होगा। साथ ही साथ एनसीईआरटी जब हम इस चैप्टर को पूरा करेंगे उसके बाद से हम पुनः इस चैप्टर में कुछ दिए हुए प्रश्नों पर जो है चर्चा करेंगे, उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आप समझ गए हैं कि ये एनसीईआरटी आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल आप, ये थोड़ा लंबा वीडियो क्लास होगा, लेकिन इस क्लास से आप भागे नहीं, घबराए नहीं, इसको लगातार देखें, क्योंकि ये यदि छोटे छोटे 20 मिनट 25 मिनट के क्लास बनते हैं, मैं जानता हूँ कि ये जो बड़े लेक्चर बनते हैं इससे ज़्यादातर हमें लाभ नहीं होता, यानी अगर प्रोफेशनल रूप से इसका लाभ नहीं है। लेकिन मेरा उद्देश्य प्रोफेशनल नहीं है, ठीक है, मेरा उद्देश्य है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज कलेक्ट करें और आप सफल हों। तो ये जैसे आप देख रहे हैं कि यदि ये चैप्टर आपको पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में इसे शेयर करें। तो अब बिना हम समय को गवाए सीधे हम चलते हैं अपने चैप्टर पर कि क्या कहता है, क्या चैप्टर है और कैसे पढ़ें। इस चैप्टर का नाम है मुगल साम्राज्य, अध्याय 4 है। एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर 4 है, अध्याय 4 है। ये देखें, हिस्ट्री की ये पुस्तक है। इसमें कहता है कि मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर जहां लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधता हो, शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन था। मध्यकाल, ये समझे कितना महत्वपूर्ण है। कहता है कि मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर जहां लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं हों, शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की। आपने देखा था कि किस तरह से भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना होती है, और मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक, दिल्ली के मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है। सबसे पहले इस क्षेत्र को गोरी ने जीता और इस भारतीय उपमहाद्वीप के कुछ हिस्सों को जीतकर यहाँ पर उसने पिछली क्लासों में हमने पढ़ा था कि किस तरह से उसने अपने जो उसके दास थे, याल्दोज कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्हीं लोगों में इस जीते हुए प्रांत का क्षेत्र बांटकर और अलग अलग सूबे का सूबेदार बना दिया। इसकी मृत्यु 1206 में हो गई, और 1206 में उसकी मृत्यु के बाद हम लोगों ने देखा था किस तरह से कुतुबुद्दीन इस याल्दोज कुबाचा और कुतुबुद्दीन, ये 3 व्यक्ति अपने साम्राज्य विस्तार के लिए युद्ध कर रहे हैं। इस युद्ध से कैसे अपने को अलग कर लेता है कुतुबुद्दीन ऐबक और भारत में दिल्ली पे, ठीक है, वह दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में करता है, और दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1526 तक चलता है। दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 वंशों ने राज्य किया था। ये पिछली क्लासों में हम लोगों ने पढ़ा था। कौन कौन?
वंश थे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। यानी 1206 से लेकर 1526 तक 5 वंशों ने दिल्ली पर राज्य किया। ये पांचों तुर्क मुस्लिम थे, कुछ अफगान भी थे। इसी 5 वंशों के द्वारा दिल्ली सल्तनत का राज्य संचालित हुआ। पुनः इस दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर, मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर परास्त करता है और दिल्ली पर एक नए मुस्लिम वंश की शुरुआत होती है, जिसे इतिहास में हम मुगल वंश के नाम से जानते हैं। अब आप जान ही गए कि भारत विविध लोगों, विविध भाषाओं और विविध संस्कृतियों का देश था। इस पे राज्य करना इतना किसी भी शासक के लिए, जनता को वश में करना, जनता उसके प्रति खुश रहे, ठीक है, शासक का सपोर्ट करे, ये काफी मुश्किल दौर कार्य थे। अपने पूर्ववर्तियों, कह रहा है कि अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था। 16वीं सदी के उत्तरार्ध में उन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी के में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। कब से शुरू किया है? 1526 जानते हैं। और इसने लगभग अपना साम्राज्य विस्तार करते हुए 16वीं सदी के उत्तरार्ध तक से उन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। अब देखिए, उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। बहुत सारे राज्य के वो विचार, शासन कैसे हो, किस तरह से संचालित हुआ किया जाए, तो जब इनके राज्य का पतन हो जाता है उसके बावजूद भी ये इनके कुछ विचार, कुछ नीतियां, कुछ नियम लागू रहे। वे उनके राज्य से के पतन के बाद भी रहे। यह एक ऐसी राजनैतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को छूता न रख सके। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि किस तरह से अछूते नहीं रहे। अब ये देखें, ये लाल किला का सीन है, ये लाल किला की फोटो है। ये देखिए लाल किला के गेट हैं, ये बाहर कैसे देख रहे हैं, बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें हैं। ये लाल किला है, देख लिया। इस लाल किले का निर्माण किसने कराया था हम आगे पढ़ेंगे, और किस तरह से इतने विशाल जो है भवन का निर्माण किया गया और इसकी वास्तुकला के विषय में हम फिर समझेंगे। आगे देखिए, मुगल कौन थे। अब प्रश्न बार बार आपसे पूछता है कि मुगल कौन थे। ये आपसे बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि मुगल कौन थे। तो अब ये देखें और समझने का प्रयास करें। मुगल 2 महान शासक वंशों के वंशज थे। मुगल कौन थे कि 2 महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खान, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज्य करता था, के उत्तराधिकारी थे। कौन थे? मुगल 2 वंशों के मिश्रण से बने हुए थे। कौन कौन? माता जो थी मुगलों की, वो किस वंश से आती थी? तो माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खां के विषय में आपने पिछली क्लासों में पढ़ा था। चंगेज खां किस क्षेत्र में राज्य करता था? तो चीन और मध्य एशिया के क्षेत्र पर इसका राज्य था। पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तुर्की के शासक कहाँ रहते थे? ईरान, इराक, ठीक है। वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, जिसकी मृत्यु, तैमूर भी कैसा था? तुर्क ही था। याद होगा कि हम जब पिछली क्लासों में पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने पढ़ा था कि नसरुद्दीन मोहम्मद जो दिल्ली सल्तनत की
तुगलक वंश का शासक था, उसी के शासनकाल में 1398 ईस्वी में जो है तैमूर भारत पर आक्रमण किया था और बहुत दिल्ली में तो इसने बहुत लूट मार मचाई, जनता बहुत सारी जनताओं को तलवार के घाट उतार दिया और दिल्ली को इसने खूब लूटा। ये तैमूर किस क्षेत्र का शासक है? ईरान, इराक, वर्तमान तुर्क शासक तैमूर, जिसकी मृत्यु तैमूर की मृत्यु कब हो गई? तो 1404 ईस्वी में। याद करें, भारत से 1398 में लूट कर जाता है और ज़्यादा दिनों तक नहीं, लगभग 6 साल तक यह जीवित रहता है, उसके बाद से इसकी मृत्यु हो जाती है। के वंशज से अब माता की तरफ इसकी माँ जो थी बाबर की, वो अब बाबर ही इस वंश का संस्थापक है और उसी की वंशजों ने इस पर राज्य किया। तो बाबर की जो माँ थी वो मंगोलों की ओर से थी, मंगोल शासक चंगेज खां के परिवार से थी और जो पिता थे वो तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। क्लियर हुआ? परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खां से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। यही स्मृति मुगलों के प्रतियोगियों उज़्बेकों से भी संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। क्लियर? यह अपने को तुर्क कहलाना पसंद करते थे, तैमूर के वंशज कहलाना पसंद करते थे। क्लियर हुआ? आगे चलेंगे। अब कह रहा है कि चित्र 2, तैमूर उसके उत्तराधिकारियों और मुगल सम्राटों का एक लघु चित्र। 1702 से लेकर 1712 तक 12 के मध्य में तैमूर है और उसकी दाहिने और उसका पुत्र मीरन शाह, जो प्रथम मुगल सम्राट बाबर का लड़का था। याद करेंगे, मुगल सम्राट बाबर का लकड़ दादा था और उसके बाद अबू सैद बाबर के दादा तैमूर की बाईं ओर सुल्तान मोहम्मद मिर्जा बाबर के परदादा और उस उमर शेख बाबर के पिता हैं। तैमूर की दाहिनी ओर तीसरे, चौथे और पांचवें व्यक्ति मुगल सम्राट बाबर, अकबर और शाहजहां हैं और उसकी दाईं ओर उसी क्रम में हुमायूं, जहांगीर, औरंगजेब हैं। क्लियर हुआ? अब देखेंगे इस चित्र को समझें। ये इसमें कौन कौन है इस चित्र में? ये चित्र कब बना है? 1702 से 1712 के बीच बना। इस चित्र में किस किस को दर्शाया गया है? तो तैमूर है और उसकी दाहिनी ओर उसका पुत्र मरीन शाह है, जो प्रथम मुगल सम्राट बाबर का लकड़ दादा है। क्लियर हुआ? तैमूर का पुत्र जिसका नाम मरीन है, यह बाबर का लकड़ दादा है। उसके बाद अबू सैद हैं, ये बाबर के दादा हैं। तैमूर की बाईं ओर सुल्तान मोहम्मद मिर्जा बैठे हुए हैं, जो बाबर के परदादा हैं। इसके बाद और उमर शेख बाबर के पिता हैं। ये सभी तैमूर के पास बैठे हुए हैं और थोड़ा सा विस्तार से इसे देखें। इसके बाद देखेंगे, बिल्कुल इसको थोड़ा सा आप नोट्स बनाएं। इन चीज़ों को आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। क्या किन चीज़ों को? कि बाबर, तैमूर के वंशजों में बाबर का संबंध किससे क्या था, इसके लकड़ दादा कौन थे, परदादा कौन थे, दादा कौन थे, उसके बाद से उसके जो है पिता कौन थे। इसका एक सीरीज बना
सकते हैं। जैसे आपने देखा कि तैमूर का पुत्र जो है वो कौन है? मरीन शाह है, जो बाबर का जो प्रथम मुगल सम्राट बाबर का लकड़दादा है। उसके बाद अबू सैद है जो बाबर के दादा हैं। तैमूर की बाईं ओर सुल्तान मोहम्मद मिर्जा बैठे हुए हैं जो कि बाबर के परदादा हैं। और उसके बाद उमर शेख बाबर के पिता बैठे हुए हैं। तैमूर के दाहिनी ओर तीसरे चौथे और पांचवें व्यक्ति मुगल सम्राट बाबर, अकबर और शाहजहां बैठे हैं। और उसकी दाईं ओर उसी क्रम में हुमायूं, जहांगीर और औरंगजेब बैठे हैं। तो ये क्रम बना लेंगे इनके वंशावली का, बिल्कुल एक नोट में बनाएं, ठीक है। लकड़दादा, परदादा, दादा, पिता कौन कौन रहे बाबर के। इसके बाद से उसके अगली वंशज जैसे बाबर, उसके बाद से हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, इन सब का एक क्रम बना लें। ये चित्र बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देखें। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, क्लियर है। तो अब चलते हैं हम आगे। ये चित्र देखकर, ये है तैमूर लंगी, इसको देखकर आप समझ ही गए होंगे इसके विषय में। अब देखें, उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनाकर किया। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया। चित्र 1 को देखिए, जो तैमूर और मुगलों की समूह की तस्वीर प्रस्तुत करता है। चित्र अपनी ये देखा। चित्र 2, अब देखिए मुगल सैन्य अभियान। अब मुगल सैन्य अभियान को भी देखेंगे, देख रहे हैं कि ये आगे पैदल सेना चल रही है। इस चित्र को आप ध्यान से देखें। ये देखिए, ये मुगल सैन्य अभियान है। इस सैन्य अभियान को आप ध्यान से देखिए किस तरह से सैनिकों को सजाया गया है, ठीक है। यह अगली पंक्ति जो है यह किसकी है? तो ये अगली पंक्ति में आप देख रहे हैं कि पैदल सैनिक हैं। इसके पीछे जो है हस्ती सैनिकों का दल है और उसके पीछे घुड़सवारों का दल है। क्लियर हुआ? आप देखें मुगल कौन थे, आप समझ गए कि ये मंगोल, और इसकी माता मंगोलों की तरफ से और पिता तुर्कों की तरफ से थे। तो यह तुर्क मंगोल थे, ठीक है। लेकिन यह अपने को मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि चंगेज खान ने बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों की हत्याएं की जो बिल्कुल निर्दोष थे। लेकिन यह अपने को तैमूर के वंश से जोड़ना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके वंश का जो शक्तिशाली शासक तैमूर ने भारत को 1398 में भारतीय दिल्ली के क्षेत्र को विजित कर लिया था। और उन लोगों को अपना गौरव दिखता था। अब देखें कि प्रथम मुगल शासक बाबर 1526 से 1530 ने जब राज्य कब किया बाबर, ध्यान दे, ये सब चीजें नोट करनी है आपको। 1530 से 26 से 30 में जब बाबर 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया, तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। याद करेंगे, जब वह फरघाना का शासक बनता है, कब बनता है यह? 1494 ईस्वी में। तो उसकी उम्र मात्र 12 वर्ष की थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उज्बेगा के आक्रमण के कारण, मंगोलों की दूसरी शाखा कौन दूसरी शाखा है? उज्बेग हैं। तो मंगोलों की दूसरी शाखा उज्बेगों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। क्या हुआ? कब गद्दी पर बैठा? तो इसका टाइम पे भारत में तो ये राज्य किया 1526 से लेकर 1530 तक। लेकिन यह भारत आने के पहले फरघाना, इसके पिता फरघाना राज्य के शासक थे। इसके पिता की मृत्यु 1494 ईस्वी में हो गई। जब इसके पिता की मृत्यु हुई उस समय मात्र यह 12 वर्ष का
बालक है और यह 12 वर्ष का लड़का 1494 ईस्वी में फरघाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया। तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। दूसरी शाखा मंगोलों की एक और शाखा है जिसे उज्बेक कहते हैं। उज्बेगों के आक्रमण के कारण उसे अपने पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। क्लियर हुआ। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। इससे उज्बेगों ने इसे फरघना से भगा दिया। बहुत दिनों तक यह भटकता रहा। उसके बाद अपनी सैनिक शक्ति बढ़ाता रहा, सेना की तैयारी करता रहा और 1504 ईस्वी में इसने काबुल पर कब्जा कर लिया। उसने 1526 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी, याद होगा कि इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत के अंतिम 5वें वंश यानी अंतिम वंश लोदी वंश के अंतिम शासक हैं इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को 1526 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया। कहाँ हराया? पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया। इसका भी आप नोट्स बनाएं, ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस सैनिक टुकड़ी को भी समझने का प्रयास करें कि सेना किस तरह से सजाई जाती थी। क्लियर हुआ? आगे चलें। अब देखें, कहता है कि तालिका 1 में मुगलों के प्रमुख सैनिक अभियानों को दिखाया गया है। नीचे जो है तालिका 1 बनी हुई है, जिसमें हम लोग जब इसको पढ़कर नीचे चलेंगे, आगे चलेंगे तो देखेंगे किस तरह से सैन्य अभियान थे। तो मुगलों के प्रमुख सैन्य अभियानों को दिखाया गया है। इसे ध्यान से पढ़िए। क्या आप इस लंबे घटनाक्रम में कोई पुनरावृत्ति ढूंढ सकते हैं? उदाहरण के लिए आप यह गौर करेंगे कि अफगान मुगल सत्ता के लिए तत्कालिक खतरा थे। कौन थे? जब बाबर भारत पर 1526 ईस्वी में अधिकार करता है दिल्ली और आगरे शहर पर, तो अफगान जो थे, क्योंकि लोदी वंश अफगान वंश है, तो अफगान बाबर के लिए यानी मुगल सत्ता के लिए काफ़ी जो है दिक्कतें पैदा कर रहे थे, तत्कालिक खतरा थे। मुगलों और अहोम अध्याय 7 में पढ़ेंगे, सिख और मुगल अध्याय 8 और 10 में पढ़ेंगे, एवं मेवाड़ और मारवाड़ अध्याय 9 के संबंधों पर भी गौर करें। सफाविद ईरान से अकबर और हुमायूं के संबंधों में क्या अंतर था? क्या औरंगजेब के शासनकाल में गोलकुंडा और बीजापुर के अधिग्रहण से दक्कन में युद्ध का अंत हो पाया? अब इन सारी प्रश्नों का आंसर हम नीचे देखेंगे। अब देखिए कि ये तोपें हैं जो आगे आप देख रहे हैं, ये गोला दागती हैं और ये सैनिक हैं, किस तरह से सजे हुए हैं आपने देखा। चित्र 4, ये जो चित्र है चित्र 4 16वीं शताब्दी के युद्धों में तोपों और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ। बाबर ने इनका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया है। बिल्कुल देख रहे हैं, इन तोपों और गोलों का प्रयोग बाबर ने पानीपत के युद्ध में किया। इस पर विशेष ध्यान देंगे। आगे चलते हैं। युद्ध में प्रयोग होने वाले बारूद की तकनीक भारत में 14वीं शताब्दी में लाई गई। आग्नेयास्त्रों के लिए इसका उपयोग सबसे पहले गुजरात, मालवा और दक्कन जैसे प्रदेशों में हुआ एवं आरंभिक 16वीं सदी में बाबर द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। क्लियर हुआ? 14वीं शताब्दी में ही बारूद हमारे पास आ गए थे, बम बनाने की जो मुख्य तकनीक थी आ गई थी और इसका प्रयोग गुजरात, मालवा प्रदेश, दक्कन प्रदेशों में पहले से ही हो रहा था। लेकिन बाबर ने इसका विस्तृत रूप में और व्यवस्थित तरह से इसका उपयोग कब किया? 16वीं शताब्दी में, यानी कि 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में। क्लियर हुआ? अब देखें, ये तालिका 1 है जिसके विषय में हम लोग ऊपर भी पढ़े थे। अब इसमें कुछ मुगल शासकों के प्रमुख अभियानों की चर्चा की गई है और इसको बिल्कुल आप ध्यान से सुनेंगे, ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बाबर 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक
भारत में राज्य किया। और इसके अभियान देखिए, 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी एवं उसके अफगान समर्थकों को हराया। कब? 1526 पानीपत, ठीक है, के मैदान इब्राहिम लोदी और अफगान समर्थकों को हरा दिया। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध, ये काफ़ी महत्वपूर्ण युद्ध है। खानवा का युद्ध में राणा संगा और राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को हराया। क्लियर हुआ? 1526 में पानीपत का युद्ध लड़ा, इब्राहिम लोदी और अफगानों को परास्त किया। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध लड़ा और इसमें राणा संगा और राजपूत राजाओं को परास्त किया। 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया, ठीक है, और अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित किया। क्लियर है? अब आगे चलते हैं, हुमायूं के विषय में देखें। अब बाबर के विषय में हमने देख लिया कि 26 में पानीपत, 27 में खानवा, 28 में चंदेरी, और एक और युद्ध है जिसका वर्णन इसमें यहाँ नहीं किया गया है। ये है 1529 का घाघरा का युद्ध, जिसमें बाबर ने अफगानों को परास्त किया। क्लियर है? आगे चलते हैं। हुमायूं 1530 से लेकर 40, इसमें एवं 1555 से लेकर 1556, इसमें दो डेट क्यों दिखाए गए हैं कि 1530 से 1540 के बीच बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं दिल्ली और आगरा पर राज्य करता है। लेकिन 1540 ईस्वी में बिहार के शासक शेर शाह सूरी ने कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध कहें, इस युद्ध में हुमायूं को परास्त करता है और दिल्ली और आगरे पर वह अधिकार कर लेता है, और उसके बाद से दिल्ली पर सूरवंश की सत्ता चलती है। 15 वर्षों तक हुमायूं जो है बिल्कुल इधर उधर भटकते हुए अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहा है, लेकिन भारत पर आधिपत्य करने की उसकी जो है लालसा खत्म नहीं हुई है। वह लगातार भारत पर अपने राज्य को अपने नियंत्रण में करने का प्रयास कर रहा है। उसका प्रयास, वह अपने इस प्रयासों में सफल रहता है, और 1555 ईस्वी 55 में उसने एक युद्ध लड़ता है आदिल शाह सूर, सूरवंश के एक शासक हैं आदिल शाह सूर, जिस युद्ध को हम सरहिंद के युद्ध के नाम से जानते हैं। इस युद्ध में जो है हुमायूं आदिल शाह सूर को परास्त करता है और पुनः दिल्ली और आगरे पर 1555 में आधिपत्य कर लेता है, और 1556 ईस्वी में उसकी मृत्यु अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरने से उसकी मृत्यु हो जाती है। आगे चले, हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद यानी क्षेत्र का बंटवारा किया। उसके पिता कौन थे? तो बाबर थे। पिता ने कहा था कि आप अपने भाइयों में इस संपत्ति का बंटवारा, इस क्षेत्र का, जायदाद का बंटवारा कर दीजिए। प्रत्येक भाई को एक एक प्रांत मिला, ठीक है। उसके भाई मिर्जा कमरान, उसके भाई कौन कौन से हैं, बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। उसके भाई मिर्जा कमरान की महत्वाकांक्षा के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया, 1539 ईस्वी और 1540 ईस्वी। 1539 ईस्वी में उसने बिहार के बक्सर जिले में चौसा नामक स्थान पर शेर शाह ने हुमायूं को परास्त किया। पुनः 1540 ईस्वी में बिहार में ही कन्नौज या बेलग्राम नामक स्थान पर इसे परास्त किया। इन पराजयों से उसे ईरान की ओर भागने को बाध्य कर दिया। शेर शाह सूरी उसे परास्त करके ईरान की तरफ भागने के लिए मजबूर कर दिया। ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली। उसे 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, परंतु उससे अगले वर्ष इस इमारत में एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। यही इमारत है, ये इसमें उसकी लाइब्रेरी है, और इसी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर गया, दुर्घटना हो गई और इसकी मृत्यु हो गई। तो हमने अब पहले बाबर को समझा, देखा खानवा का युद्ध लड़ता है बाबर,
उसके बाद से हम देखते हैं कि बाबर पहले पानीपत, खानवा, उसके बाद चंदेरी, उसके बाद से घाघरा का युद्ध लड़ता है। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र हुमायूं बनता है। और बाबर के जो है कुल 4 पुत्र हैं। एक का नाम है हुमायूं, एक का नाम कमरान, एक का नाम हिंदाल और हुमायूं, कमरान, हिंदाल और जो है इसी में एक कमरान जो है जो काफ़ी परेशान करता है किसको, तो हुमायूं को, और जिससे हुमायूं की ताकत कमज़ोर हो जाती है। और हुमायूं को चौसा के युद्ध 1539 ईस्वी में परास्त कर देता है शेरशाह, और 1540 में पुनः कनौज या बेलग्राम का युद्ध लड़ता है और इसे हुमायूं को भारत से बाहर भागने के लिए, ईरान जाने के लिए मजबूर कर देता है। अब हम पढ़ेंगे अकबर के पीछे में। अकबर हुमायूं का पुत्र और बाबर का पोता है। 1556 से लेकर यह 1605 ईस्वी तक राज्य करता है। अब देखें इसके अभियानों के विषय में। 13 वर्ष की अल्प आयु में अकबर सम्राट बना। कब बना? 13 वर्ष की अल्प आयु में अकबर सम्राट बनता है और बना। उसके शासन काल में को 3 अवधियों में विभाजित किया जाता है। 1556 और 1570 के मध्य अकबर अपने संरक्षक बैरम खान और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। उसने सूरी और अन्य अफगानों निकटवर्ती राज्यों मालवा और गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उज्बेकों के विद्रोहों को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए, इसको तो आप बिल्कुल न भूलें, इसे याद ही रखें। तो आपने देखा कि 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। चित्तौड़ पर किस वंश का राज्य चल रहा था? तो राजपूत शासक सिसोदिया वंश का राज्य चल रहा था। 1569 ईस्वी में इसने रणथंभौर को जीत लिया, पर कब्जा कर लिया। 1570 से 1585 के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान हुआ। इस अभियानों के पश्चात उसने पूर्व में बिहार, बंगाल और उड़ीसा के अभियान चलाए, जिन्हें 1579 और 80 में मिर्जा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोह ने और जटिल कर दिया। 1585 से 1605 के मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए गए, सफाविदों को हराकर कंधार पर कब्जा किया गया और कश्मीर को भी जोड़ लिया गया। मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई और बरार, खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी उसने अपने राज्य में लिया। उसने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ाई। यही सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर कहलाया। क्लियर हो गया? यहां तक तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे, इसमें आपको किसी भी तरह की दिक्कतें नहीं आई होगी। अब हम चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं। अब हम जहांगीर के विषय में पढ़ेंगे। अब ये जहांगीर कौन है? तो यह अकबर का पुत्र है, जिसका बचपन का नाम सलीम है और यह हुमायूं का पोता और बाबर का परपोता है। क्लियर हुआ? जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया
शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। क्लियर हुआ। इसने अकबर के जो द्वारा सैन्य अभियान किए गए थे उसको बढ़ावा दिया और मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। ये अमर सिंह कौन है? तो महाराणा प्रताप, क्या नाम सुना होगा, उन्हीं के परिवार से हैं। अमर सिंह महाराणा प्रताप जब तक जीवित रहे मुगलों की अधीनता नहीं स्वीकार किया, मुगलों की सेवाएं स्वीकार नहीं की, लेकिन अमर सिंह को जहांगीर ने मुगलों की सेवा स्वीकार करने के लिए मना लिया है। इसके बाद सिखों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया, ने विद्रोह कर दिया। अब देखें कि जहांगीर, जिसका नाम सलीम था, यह भी अपने पिता अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अंतिम समय में जब पिता कमजोर पड़ते हैं तो यह विद्रोह कर देता है पुनः। अब देखें कि यही स्थिति जहांगीर के साथ भी हुई। जहांगीर का पुत्र, जिसका नाम जो है खुर्रम है, जो बाद में क्या कहलाया, शाहजहां कहलाया, ने विद्रोह किया। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने का प्रयास किया जो असफल रहा। क्लियर हुआ। जहांगीर के पुत्र का नाम क्या है? खुर्रम। इसने भी अपने पिता, जो शाहजहां के नाम से जाना जाएगा, अपने पिता के साथ विद्रोह कर दिया। तो क्लियर, आपने देखा 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक जो है जहांगीर राज्य करता है। अब आगे चलते हैं, इसको देखें कि ये जहांगीर की तस्वीर है, ये शाहजहां की तस्वीर है। शाहजहां 1627 से लेकर 1658 ईस्वी तक राज्य किया। क्लियर हुआ। दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। अफगान अभिजात खान जहान लोदी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ जो असफल रहा। परिणाम स्वरूप कंधार सफाविदों के हाथ में चला गया। अब देखिए, कंधार जो है का सामरिक महत्व है, काफ़ी अधिक सामरिक महत्व है। कंधार 1632 में अंततः अहमदनगर को किसके काल में इससे के हाथ से निकल जाता है? तो यह कंधार शाहजहां के काल में मुगल सत्ता के हाथ से निकल जाता है, सफाविदों के हाथ में चला गया है। किसके? सफाविदों के हाथ में चला गया कंधार। 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। क्लियर। अहमदनगर को इसने मिला लिया, किसने? तो शाहजहां ने। और जो बीजापुर के सेनाओं ने सुलह के लिए एक निवेदन डाल दिया। 1657-58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा हो गया। इसमें औरंगजेब की विजय हुई और दारा शिकोह समेत 3 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। क्लियर। औरंगजेब विजयी हुआ और इसने अपने 3 भाइयों, बड़े भाई दारा शिकोह के साथ 3 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरे में कैद कर दिया गया। क्लियर हुआ। 1658 में शाहजहां के चारों पुत्रों के बीच सत्ता के लिए, गद्दी के लिए युद्ध होता है और इस युद्ध में औरंगजेब सफल रहता है और औरंगजेब अपने 3 भाइयों को मौत के घाट उतार देता है। आगे चलेंगे, औरंगजेब के विषय में पढ़ेंगे। इस औरंगजेब को आप पहचान ही रहे हैं। ये औरंगजेब वही व्यक्ति है जिसने अपने पिता को बंदी बनाकर जो है 1658 ईस्वी में आगरे के किले में डाल दिया और अपने बड़े भाई दारा शिकोह के साथ साथ अपने छोटे भाइयों जो हैं
2 भाइयों की हत्या करता है, यानी 3 भाइयों की हत्या करता है। ठीक है, अब देखें कि 1658 से लेकर 1707 तक औरंगजेब राज्य किया। इसको फिर से एक बार समझे। बाबर का पुत्र हुमायूं है, हुमायूं का पुत्र अकबर है, अकबर का पुत्र जहांगीर, और जहांगीर का पुत्र शाहजहां, और शाहजहां का यह पुत्र औरंगजेब है। क्लियर है, यह बाबर का वंशज है। तैमूर का कह सकते हैं तुर्क है। ये 1663 में उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय हुई, परंतु उन्होंने 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया। उत्तर पश्चिम में यूसुफजाई और सिखों के विरुद्ध अभियानों को अस्थायी सफलता मिली। मारवाड़ के राठौर राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। इसका कारण था उनकी आंतरिक राजनीतिक और उत्तराधिकार के मामलों में मुगलों का हस्तक्षेप। ध्यान दें कि क्या होता है कि राजपूत मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर दिए। कहाँ के राजपूत? मारवाड़ और के राठौर राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इसका कारण क्या था? उनकी आंतरिक राजनीतिक और उत्तराधिकार के मामलों में मुगलों का हस्तक्षेप। मुगलों ने मारवाड़ के राठौरों के आंतरिक मामले में और उत्तराधिकार के मामले में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, जिससे मारवाड़ राठौर राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहे, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैद खाने से भाग निकले। उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान चलाया। क्लियर हुआ? राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। ये अकबर कौन है? तो यह जो है अकबर औरंगजेब का पुत्र है। इसने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया, जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला। अंततः वह सफाविद ईरान भाग गया। कहाँ भाग गया? ईरान भाग गया। कौन? अकबर। अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी। 1685 ईस्वी में उसने बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया। 1698 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठों को छापामार पद्धति का उपयोग कर रहे थे के विरुद्ध अभियान का प्रबंध स्वयं किया और औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों और सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोमों और दक्कन में मराठों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। उसकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो गया। तो हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी। इन जो महत्वपूर्ण मुगल शक्तिशाली शासक थे उनके विषय में पढ़ा। अब देखें मानचित्र ये किसके विषय में बताएगा कि मानचित्र एक अकबर का शासन 1605 में कैसे था और किन किन क्षेत्रों को अकबर ने अपने क्षेत्र में मिलाया था, ये सारी चीज़ें देखेंगे। ये बिल्कुल ध्यान से देखेंगे आप, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर गौर करेंगे। यह क्षेत्र जो आप देख रहे हैं, यह देखिए, ये पूरा क्षेत्र अकबर के अधीन हुआ करता था। ये कंधार है। आपने देखा कि कंधार जो है, कंधार का सामरिक महत्व है, और ये है काबुल। कंधार जो है शाहजहां के काल में मुगलों के सत्ता से बाहर हो जाता है। श्रीनगर, ये श्रीनगर है, ये कश्मीर है। कश्मीर को 1586 ईस्वी में अकबर ने अपने राज्य में मिला लिया। लाहौर पंजाब, ये पानीपत है,
पानीपत कहाँ पे है? यह यमुना नदी के तट पे है। दिल्ली भी किस नदी के तट पर है? यमुना के। मथुरा यमुना, आगरा, फतेहपुर सीकरी में ही इसने इबादत खाने की स्थापना की है। अजमेर, चित्तौड़, याद होगा चित्तौड़ को इसने 1568 में, ये चित्तौड़ पर सिसोदिया वंश का राज्य चल रहा था। और रणथंभौर को अकबर ने 1569 ईस्वी में, ये रणथंभौर है। इलाहाबाद को उसने अपने गोंडवाना को अपने अधीन किया। इसके बाद बरार, मालवा को 1561 में, गुजरात को 1572 ईस्वी में, सिंध। इसके बाद से यह ये बरार है, ये किस नदी के तट पर है? तो आपने देखा कि ये नदी जो है नर्मदा नदी है, और ये नदी है जो कौन सी नदी है? ताप्ती है। तो ताप्ती नदी के किनारे है बरार। अहमदनगर को इसने जीता, बीजापुर को जीता और गोलकुंडा पर अधिकार करने का प्रयास किया। अहमदनगर को, बीजापुर को 1685 ईस्वी में, 1685 में मुगलों के अधीन किसने कर लिया? तो औरंगजेब ने। और 1687 ईस्वी में औरंगजेब ने गोलकुंडा को अधीन कर लिया और इस मुगल साम्राज्य का निर्माण करता है। क्लियर हुआ किस तरह से धीरे धीरे अकबर और औरंगजेब द्वारा एक विशाल साम्राज्य का निर्माण होता है। देख लिया आपने। अब देखिए ये भूरा वाला जो प्रदेश देख रहे हैं, इस भूरे वाले, ये वाले देखा, ये वाला जो आप प्रदेश देख रहे हैं भूरा कलर से इंगित कर रहा है, ये सभी किसके अधीन थे? तो ये सभी, इन सभी क्षेत्रों को ध्यान से देखें। मानचित्र को जब समझने लगेंगे तो आपकी समझ विस्तृत हो जाएगी। इन सभी क्षेत्रों को किसने जीता है? तो अकबर ने जीता है। 1605 में अकबर का सत्ता था, अकबर ने जीता। जैसे चित्तौड़ को अकबर में 1568 में जीता, रणथंभौर को 1569 ईस्वी में, मालवा को 1561 में, बरार को जीता, ठीक है, गुजरात को 1572 ईस्वी में, अजमेर, मथुरा, आगरा, फतेहपुर सीकरी, पटना को 1574 ईस्वी में और बंगाल को 1574 ईस्वी में इसने जीता। ये जो भूरे वाले सारे प्रदेश हैं यह अकबर के अधीन थे, लेकिन ये जो व्हाइट वाले प्रदेश हैं यह अकबर के अधीन नहीं थे, इसको औरंगजेब ने जीता है। क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं। उत्तराधिकार की मुगल परंपरा। अब उत्तराधिकार की मुगल परंपरा क्या है इसको समझें। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे। ये ज्येष्ठाधिकार का नियम क्या है कि उत्तराधिकार में जो शासक का बड़ा पुत्र होगा वह जो है बादशाह बनेगा। लेकिन मुगलों ने इस परंपरा में विश्वास नहीं किया करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। उसके विपरीत उत्तराधिकार में वे सहदाया की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। इस बात को आप महत्वपूर्ण है इसे समझें कि एक मुगल ज्येष्ठाधिकार, उत्तराधिकार में एक ज्येष्ठाधिकार शब्द का प्रयोग होता था, जिसमें कि बड़े पुत्र को जो है गद्दी का उत्तराधिकारी समझा जाता और उसे गद्दी प्राप्त होती थी। लेकिन मुगलों ने इस ज्येष्ठाधिकार नियम का पालन नहीं किया। अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था बादशाह, उसके विपरीत उत्तराधिकार में वे सहदायाद की मुगल और तैमूर वंश की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। आपने पढ़ा होगा कि बाबर ने कहा हुमायूं से कि मेरी जायदाद जो है इसका बंटवारा तुम अपने सभी भाइयों में कर देना। तालिका 1 में दिए गए रंगीन उदाहरणों को पढ़िए और मुगल राजकुमारों के विद्रोह से जुड़े प्रमाणों पर गौर कीजिए। याद होगा हमने जब तालिका 1 पढ़ रहा था उसमें देखा कि किस तरह से
बाबर का पुत्र सलीम, जो आगे जहांगीर के नाम से जाना जाएगा, बाबर के अंतिम दौरों में कैसे विद्रोह कर देता है। फिर जब हम जहांगीर को पढ़ रहे थे, उसमें देखा कि किस तरह से जहांगीर का पुत्र खुर्रम अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर देता है और वह सत्ता पर आधिपत्य कर लेता है। फिर जब हम शाहजहां को पढ़ रहे थे तो देखा कि शाहजहां के 4 पुत्र थे। इन चारों पुत्रों में उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ और इस युद्ध में सफलता उसके पुत्र औरंगजेब को प्राप्त होती है। पढ़ा था, याद होगा। यही कह रहा है कि तालिका 1 में दिए गए रंगीन उदाहरणों को पढ़िए और मुगल राजकुमारों के विद्रोहों से जुड़े प्रमाणों को गौर कीजिए। आपके अनुसार उत्तराधिकार में कौन सा तरीका सही था, ज्येष्ठाधिकार या सहदायाद? इस पर भी आप चर्चा करें, बताएं हमें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि ज्येष्ठाधिकार अच्छा है या सहदायाद अच्छा है। सहदायाद अच्छा क्यों है ये बताएंगे, यदि ज्येष्ठाधिकार अच्छा है तो क्यों है, ये दोनों बातें आप बताएंगे। अब आगे हम चलते हैं। मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध, मुगलों के अन्य शासकों के साथ क्या संबंध थे, इसके विषय में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तालिका 1 में 1 को फिर से देखो, आप पाएंगे कि मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किया जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों का विवाह करके उच्च पद प्राप्त किया, परंतु कईयों ने विरोध किया। क्लियर हुआ? अब आगे आए। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता स्वीकार करने से इनकार करते रहे। ये बिल्कुल याद रखेंगे कि मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से जो ये मेवाड़ राजपूत थे, जो सिसोदिया वंश के थे, ये लंबे समय तक सत्ता स्वीकार करने से इनकार करते रहे। परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्माननीय व्यवहार किया और उन्हें उनकी जागीरें वतन जागीर के रूप में वापस कर दी। अब ये याद रखेंगे, जागीर में कौन कौन सी जागीरें होती हैं और वतन जागीर क्या है, ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है। याद रखेंगे कि वतन जागीर क्या है, इससे प्रश्न पूछा जाता था। तो वतन जागीर उनको दी जाती थी यदि कोई राजपूत शासक जो है लंबे समय तक, उन्हीं को दी गई जो लंबे समय तक जो है मुगल सत्ता का विरोध करते रहे, लेकिन अंततः मुगल सत्ता को स्वीकार कर लिया। तो मुगल शासकों ने सम्माननीय व्यवहार, ठीक है, उनको सम्मान दिया और उनके क्षेत्र पर डायरेक्ट आधिपत्य नहीं किया, उनको उनका क्षेत्र वतन जागीर के रूप में दे दिया। पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानियों से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए। परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। एक बार फिर तालिका 1 को देखें, गौर करें कि जब शिवाजी मुगल सत्ता स्वीकार करने आए तो औरंगजेब ने उनका अपमान किया। इस अपमान का क्या परिणाम हुआ, अब ये बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में कि शिवाजी जब मुगल सत्ता स्वीकार करने के लिए स्वीकार करने आए तो औरंगजेब ने उनका अपमान किया। इस अपमान का क्या परिणाम हुआ, ये आप बताएंगे। मनसबदार और जागीरदार, मनसबदारी व्यवस्था अकबर ने शुरू की थी और यह मनसबदारी व्यवस्था क्या है, मनसबदार क्या है और जागीरदार किसे कहते हैं, इन बातों को हम यहाँ समझेंगे। सभी जागीरदार मनसबदार हैं, लेकिन सभी मनसबदार जागीरदार नहीं हो सकते। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, समझें। सभी जागीरदार मनसबदार हैं, लेकिन सभी मनसबदार जागीरदार नहीं हैं। जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के
सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ किया। शुरू में ज़्यादातर सरदार तुर्की तुरानी थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों, अन्य समूहों को सम्मिलित किया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। क्लियर हुआ? बिल्कुल इस शब्द को पर ध्यान देंगे कि मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। अब आगे चलते हैं। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। क्लियर? कोई मनसब का मतलब सरकारी हैसियत या कोई पद मिलता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी। कैसी व्यवस्था थी? श्रेणी व्यवस्था, जिसके जरिए पद और वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। पद, वेतन और सैन्य मनसबदार को क्या सैन्य पद और वेतन निर्धारित किए जाते थे। ये श्रेणियों में विभाजित था। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर होती थी। पद और वेतन कैसे पता चलता था? जात की संख्या पर। वह उसको कितने का जात मिला है, यह उसके पद और वेतन से निर्धारित होता। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही अधिक होती थी। बात समझ गए? ये याद रखेंगे, ये काफ़ी प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। मनसबदारी व्यवस्था किस पर आधारित थी? श्रेणियों पर। कई श्रेणियाँ थी इसमें। अब लगभग अगर अबुल फजल जो अकबर के दरबार में थे, इस मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत अकबर ने ही की थी। और अकबर के दरबारी लेखक अबुल फजल कह रहे हैं कि लगभग 64 मनसबदारों की श्रेणियां थी। यह मनसबदारी व्यवस्था 2-3 चीज़ों पर आधारित थी। जात, सवार। जात जो है पद को बताता था, उसके वेतन को बताता था, सरकारी यानी मुगल दरबार में उसकी हैसियत को बतलाता था। और सवार जो था, सवार क्या बतलाता था? जात जितने अधिक होगा दरबार में उसकी प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। क्लियर हुआ? अब आगे चलेंगे। अब हम देखेंगे जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने होते थे। क्लियर हुआ? जिस तरह के सैन्य दायित्व मनसबदारों को सौंपा जाता था, उसी के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने होते थे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे। घोड़े दाग की व्यवस्था किसने शुरू की है? अकबर ने। सैनिकों के हुलिया लिखने की व्यवस्था किसने शुरू की है? अकबर ने। मनसबदारी व्यवस्था किसने शुरू की है? अकबर ने। तो सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इन कार्यवाहियों के बाद ही उन्हें सैनिकों के वेतन देने के लिए धन मिलता था। क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं, फिर इसको समझें। थोड़ा सा इस पर गौर करते हैं। चलिए इधर पलटने के बाद इस पर गौर करेंगे। इधर देख लें, ये है जात की श्रेणियाँ। अब जात से आप समझ गए हैं कि यह पद और वेतन यानी मुगल दरबार में उस व्यक्ति की हैसियत को बतलाता था। 5000 जात वाले अभिजातों का दर्जा 1000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा था। अकबर के शासन काल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे। कितने थे? 29 ऐसे थे जिनको 5000 जात मिला था। औरंगजेब के शासन
काल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या कितनी हो गई? तो 79 हो गई। क्या इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य का खर्च बढ़ गया? अब देखिए, मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और न ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भागों में सेवा करते थे। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानीपूर्वक आकलन किया जाता था ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुँचते पहुँचते स्थिति बदल गई। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम होता था। अकबर जब किसी मनसबदार को उसके वेतन के बदले कोई जागीर देता था तो यह ध्यान रखता था कि जो जितना उसका वेतन है उससे कम उस क्षेत्र से जो है राजस्व प्राप्त नहीं हो। यानी अब देखें कि वेतन दो रूपों में दिया जाता था। एक, मनसबदारों को कैश वेतन दिया जाता था, नगदी वेतन दे दिया जाता था। दूसरा, कुछ मनसबदारों को उसके वेतन के रूप में कुछ क्षेत्र जागीरें दे दी जाती थी। अब यह मनसबदार जागीरदार कहलाता था। समझ में आ गई? जिस मनसबदार को उसके वेतन के बदले कुछ क्षेत्र दे दिया जाता और उस क्षेत्र से उसका कार्य यह होता था कि उस क्षेत्र से वह भू राजस्व कलेक्ट करता, अपने वेतन के अनुसार उसको दे और कलेक्ट करके अपना वेतन प्राप्त करता। क्लियर हुआ? और वह मनसबदार यह नहीं कि उसी क्षेत्र में रहता, वह कहीं दूसरे जगह पर साम्राज्य की सेवा दे रहा होता और इस क्षेत्र की जो भूराजस्व कलेक्ट करने का दायित्व था वह अपने नौकरों और अपने इन द्वारा नियुक्त अधिकारियों को दे रखा था। क्लियर हो गया? अब देखिए कि अकबर के बाद जब औरंगजेब का काल आया, अकबर के काल में 5000 जात वाले मनसबदार, 5000 ही मनसबदारों की संख्या काफी कम थी, 29 थी। लेकिन औरंगजेब के काल में हमने देखा कि मनसबदारों की 5000 वाले मनसबदारों की संख्या 79 हो गई, यानी कि खर्च भी बढ़ गया। लेकिन औरंगजेब के काल में जिन मनसबदारों को उनके वेतन के बदले जो जागीरें दी जाती थी वो उन मनसबदारों के वेतन से काफी कम हुआ करता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर या कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सके कर लें। अपने शासन काल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। अब देखें कि यदि मान लीजिए कि कोई जागीर किसी मनसबदार को दे दी गई, जिसमें से सपोज करें कि उसका वेतन 100 रुपया है और उस जागीर से जो है उसे 80 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। अब वो जागीरदार क्या करेगा कि किसान पर कर का भार बढ़ा देगा और किसानों से अधिक कर वसूल करेगा, जिससे कि उसका वेतन उसके लिए धन प्राप्त हो सके। जिसका दुष्परिणाम क्या हुआ कि किसानों ने सत्ता के खिलाफ विद्रोह कर दिया। क्लियर? ये बात समझ गए होंगे। अब देखें चित्र 5। अपने सवारों के साथ एक मनसबदार अभियान कर रहा है। यह मनसबदार है और अपने सवारों के साथ यह अभियान कर रहा है। चित्र 6 देखें कि शाहजहां के राजकाल के एक लघु चित्र के ब्यौरे, जहां जहांगीर के समय के भ्रष्टाचार को दिखाया गया है। भ्रष्ट अफसर रिश्वत लेते हुए एक कर अधिकारी गरीब किसानों को सजा देते हुए। क्लियर हुआ? ये भ्रष्टाचार हो रहा है, ये कर अधिकारी है जो किसान को दंडित कर रहा है। क्लियर हुआ? अब देखें
जब्त और जमींदार, ये जब्ती व्यवस्था क्या थी और जमींदारी व्यवस्था क्या थी, इसको हम यहाँ समझेंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस व्यवस्था को अकबर ने अपनाया था। यह जब्ती व्यवस्था क्या है, इसको हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे कि मुगलों के आमदनी का प्रमुख साधन किसानों से उपज से मिलने वाला राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। क्लियर हुआ। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साला व्यवस्था लागू की। अब ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे बिल्कुल ध्यान से समझेंगे आप कि अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साला 1570 से 1580 की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। जो टोडरमल ने था, 10 साला पद्धति क्या थी कि 1570 से लेकर 1580 में जो कृषि के पैदावार हुए, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में कर राजस्व निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक सूबे प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानीपूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर में ऐसे किसान विद्रोहियों ने मुगल साम्राज्य में के स्थायित्व को चुनौती दी। अकबरनामा और आईने अकबरी। अब इसमें यहाँ पे हम अकबरनामा एक पुस्तक है जिसका लेखक जो है अबुल फजल हैं और इसका एक चैप्टर है आईने अकबरी। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा और इसका शीर्षक है अकबरनामा। क्लियर है। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों के बयान हैं, दूसरे में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देता है, तीसरे जिल्द आईने अकबरी, ठीक है, इस पुस्तक का तीसरा जो जिल्द है इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोलों का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं, संस्कृतियों का भी विस्तारित वर्णन है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीज़ों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकी विवरण इसमें प्राप्त होता है। आपने समझ लिया कि आईने अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा, यह 3 जिल्दों में है। पहले में जिल्द में किस चीज़ का वर्णन है तो आप जान गए हैं, बिल्कुल याद। पहले जिल्द में अकबर के पूर्वजों का ब्यौरा है, दूसरे में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण है और तीसरे में जिल्द का नाम है आईने अकबरी है। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, शासन, राजस्व और साम्राज्य में के भूगोल
भौगोलिक ब्यौरा है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपरा संस्कृति का विस्तार से वर्णन है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम विविध प्रकार के चीज़ों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकी विवरण देता है। अब आगे चलते हैं। अबुल फजल से अकबरनामा लेते हुए अकबर, ये अबुल फजल हैं से अकबर ने अकबरनामा लिया है। आगे चलें। अकबर की नीतियां नज़दीक से एक नज़र, अकबर की जो नीतियां हैं उस पर नज़र करेंगे। प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए थे और इनका विस्तृत वर्णन अबुल फजल की अकबरनामा विशेषकर आईने अकबरी से मिलती है। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में, अबुल फजल अब कहते हैं कि साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था जिन्हें हम सूबा कहते थे, कहा जाता था। सूबों के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे जो राजनैतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वहन करते थे। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी होता था जो दीवान कहलाता था और कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त होता था, जैसे कि बख्शी सैनिक वेतनाधिकारी, सदर धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री, फौजदार, सेना नायक और कोतवाल नगर का पुलिस अधिकारी होता था। बिल्कुल इसको ध्यान रखेंगे ये पूरी चीज़ों का। अब देखें नूरजहां के दरबार पर, जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव कैसे था, इसको समझने का हम प्रयास करेंगे। जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव। मेहरुन्निसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया। उसे नूरजहां का खिताब मिला। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए, जिनमें एक ओर उसके स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे और दूसरी ओर यह वाक्य रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ था। बाईं ओर दिया गया दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी किए गए आदेश फरमान हैं। चौकोर मोहर बताती हैं उदात और महान महारानी नूरजहां पादशाह बेगम का आदेश गोल मोहर के अनुसार शाहजहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहां पादशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। अकबर के अभिजात बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे और बड़ी मात्रा में वे राजस्व खर्च कर सकते थे। जब तक वे वफादार रहे, साम्राज्य का कार्य सफलतापूर्वक चलता रहा, परंतु 17वीं सदी के अंत तक कई अभिजातों ने अपने स्वतंत्र ताने बाने बुन लिए थे। साम्राज्य के प्रति उनकी वफादारी उनके निजी हितों के कारण कमजोर पड़ गई। 1570 में अकबर जब फतेहपुर सीकरी में था तो उसने उलेमा, ब्राह्मणों, जेसुइट पादरियों जो रोमन कैथोलिक थे और जरथुस्त्र धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म के मामले पर चर्चा शुरू किया। ये चर्चा इबादत खाने में हुई। अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के धर्मों के रीति रिवाजों में थी। इस विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतान्धता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। उनकी शिक्षा प्रजा के बीच विभाजन और असमंजस्य पैदा करती है। ये अनुभव अकबर को सुलह-ए-कुल या सर्वत्र शांति विचार की ओर ले गया। सहिष्णुता की यह धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में अंतर नहीं करती थी, अपितु
इबादत खाना है। ये इबादत खाने में अकबर विभिन्न धर्मों के विद्वानों से चर्चा करते हुए दिखलाए गए हैं। अब देखेंगे इसका केंद्र थी नीति शास्त्र की एक व्यवस्था जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी और जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल दिया गया था। अबुल फजल ने सुलह-ए-कुल के इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने के अकबर की मदद की। शासन के इस सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया। आगे चलते हैं। सुलह-ए-कुल, अब ये सुलह-ए-कुल क्या है इसके विषय में यहाँ पर समझेंगे। अब इसके विषय में थोड़ा सा समझ लें। अकबर ने कई संस्कृत ग्रंथों के फारसी में अनुवाद कार्यों को संपन्न कराया। इस उद्देश्य हेतु उन्होंने फतेहपुर सीकरी में एक मकतब खाना या अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की थी। महाभारत, रामायण, लीलावती और योग वशिष्ठ जैसे कुछ उल्लेखनीय संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद कार्य के लिए चुने गए। रज्मनामा जो महाभारत का फारसी अनुवाद है में महाभारत की घटनाओं का विस्तृत चित्रण किया गया है। अब हम सुलह-ए-अकबर द्वारा जारी की गई सुलह-ए-कुल की नीति को समझने का प्रयास करेंगे। अकबर की सुलह-ए-कुल की नीति को उसके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया। ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत अंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है। इसीलिए उसके विशाल साम्राज्य में जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती थीं, विरोधी धर्मों के अनुयायियों और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। यहाँ असहिष्णुओं का मार्ग बंद था। यहाँ सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे और ईसाई और यहूदी एक ही गिरजा में प्रार्थना करते थे। उसने सुसंगत तरीके से सार्वत्रिक शांति सुलह-ए-कुल सिद्धांत का पालन किया। क्लियर हुआ। 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य। अब देखेंगे हम कि मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसा कि किस्से कहानियों में वर्णित रहा है, परंतु यही यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाले दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती थी। शाहजहां के शासन काल के 20वें वर्ष के दस्तावेजों में हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था कुल 8000 में से 445 ही थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके व उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। इस खर्चों से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था, चूँकि वे वस्तुओं और फसल की पूर्ति करते थे, परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादकों, किसान और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। इनमें से जो बहुत गरीब थे मुश्किल से ही पेट भर पाते थे। वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में, औजारों और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज़्यादातर धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज़्यादा ही लाभ उठाते थे। मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए।
जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। इनमें से कुछ ने नए वंश की स्थापना की और हैदराबाद अवध जैसे प्रांतों में अपने नियंत्रण जमाया। यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, तथापि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। इनके बारे में हम 10वें अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। अब यहाँ समझेंगे राजा और रानी। 16वीं सदी में मुगलों के लगभग समकालीन संसार के विभिन्न भागों में भी कई महान राजा रानियों ने इनमें ऑटोमन तुर्कों के सुल्तान सुलेमान 1520 से 1566 शामिल थे। इसके राजाओं में ऑटोमन राज्य का विस्तार यूरोप की ओर हुआ। इसने हंगरी को अपने राज्य के साथ मिला लिया और ऑस्ट्रिया को घेर लिया। इसकी फौजों ने बगदाद और ईरान की बगदाद और ईरान भी हथिया लिए। मोरक्को तथा उत्तरी अफ्रीका का बहुत सा हिस्सा ऑटोमन सत्ता को मानता था। सुलेमान ने ऑटोमन नौसेना का पुनर्गठन किया। पूर्वी भूमध्य सागर के इलाकों पर इस नौसेना के प्रभुत्व की वजह से स्पेन के साथ उसकी प्रतिस्पर्धा हुई। अरब सागर में इस नौसेना ने पुर्तगालियों को चुनौती दी। सम्राट को अल कानूनी विधि निर्माता का खिताब दिया गया, क्योंकि उसके शासनकाल में बड़ी संख्या में नियम कानून बनाए गए थे। इन नियमों का लक्ष्य यह था कि बढ़ते हुए साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक तरीकों का मानकीकरण हो, ताकि किसानों को बेगार और भारी करों से बचाया जा सके। आगे चलकर 17वीं शताब्दी में ऑटोमन क्षेत्रों में जब सार्वजनिक व्यवस्था का पतन हुआ तो सुलेमान कानूनी के काल को आदर्श शासनकाल के रूप में याद किया जाता है। अकबर के अन्य समकालीन शासकों के बारे में पता लगाएं। इंग्लैंड की शासक रानी एलिजाबेथ 1558 से 1603, ईरान का सफेद शासक शाह अब्बास 1588 से 1629 और इनसे कहीं ज़्यादा विवादास्पद रूसी शासक जार इवान चतुर्थ बेसिलिएविच 1530 से 1584, जो इवान दी टेरिबल नाम से विख्यात हुआ। अब देखें, कल्पना करें, कहता है आप विचार करें, बाबर और अकबर शासक बनने के समय आपकी उम्र के थे। कल्पना करें कि आपको पैतृक संपत्ति के रूप में एक राज्य प्राप्त होता है। आप अपने राज्य की स्थायी और समृद्धि कैसे बनाएंगे? सोचें कि यदि आप अपने एक विशाल साम्राज्य का शासक बन गए तो उस व्यवस्था में किस तरह से स्थायी और समृद्धि कैसे ला पाएंगे? आप सोचें, सही जोड़े बनाएं। मनसब क्या है? मंगोल, सिसोदिया राजपूत, राठौर राजपूत, नूरजहां सूबेदार। मनसबदार मारवाड़, गवर्नर, उज्बेक, मेवाड़, पद, जहांगीर। तो मनसबदार क्या है? अब यहाँ थोड़ा सा समझेंगे, इसे मिला देते हैं। मनसबदार को हम कहाँ से मिला देंगे कि मनसबदार को जोड़ देंगे किससे? पद से। क्लियर हुआ? मंगोल को किससे जोड़ेंगे? तो नूरजहां को किससे जोड़ देंगे? तो जहांगीर से। सूबेदार का अर्थ होता है गवर्नर। क्लियर हुआ? अब सिसोदिया राजपूत कहाँ थे? तो मेवाड़ पर राज्य कर रहे थे। राठौर राजपूत ये है मारवाड़ पर राज्य कर रहे थे। मंगोल जो है कौन है? उज्बेक है। क्लियर हुआ? तो मनसबदार, ये सारी चीज़ें मनसबदार किसे कहेंगे? ये पद को बताता है। उसके बाद से मंगोल, उज्बेक, एक मंगोल थे, उज्बेक मंगोल थे, सिसोदिया राजपूत मेवाड़ में थे, राठौर राजपूत मारवाड़ में थे, नूरजहां
का विवाह जहांगीर से हुआ था, सूबेदार गवर्नर को कहती हैं, तो इसको हमने मिला दिया। आगे चलें, रिक्त स्थानों को भरना है कि अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हाकिम के राज्य की राजधानी कहाँ थी, ये आपको बताना है। दक्कन की पांचों सल्तनत बरार, खानदेश, अहमदनगर और बीजापुर थी, ये इसको बताने हैं। अहमदनगर और कौन कौन से थे, बीजापुर और गोलकुंडा थे। यदि जात एवं मनसबदार के पद और वेतन का द्योतक था तो सवार उसके किस चीज़ को बताता था, तो उसके सैनिक, उसको कितना सैनिक, उसके सैनिक हैसियत को बताता था, सेनाओं की विशालता को बतलाता था। अकबर के दोस्त और सलाहकार अबुल फजल ने उसकी एक विवेचना को गढ़ने में मदद की, जिसके द्वारा वह विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और जातियों से बने समाज पर राज्य कर सका। इसका जवाब आप देंगे। मुगल राज्य के अधीन आने वाले केंद्रीय प्रांतों में कौन कौन से थे, ये आप बताएंगे। मनसबदार और जागीर में क्या अंतर है, ये आप बताएंगे। क्लियर हुआ। मनसबदार केवल जो है उसे कहते थे जो जात सवार से उसे नगद वेतन मिलता था। जागीरदार उसे कहते थे पर कि उसको किसी मनसबदार को यदि किसी क्षेत्र का दे दिया जाता था, भू राजस्व वसूल कर वह अपना वेतन प्राप्त करता था, ऐसे मनसबदार को जागीरदार कहते थे। आइए समझें, मुगल प्रशासन में जमींदार की क्या भूमिका थी, बताएं। शासन प्रशासन संबंधी अकबर के विचारों के निर्माण में धार्मिक विद्वानों से होने वाले चर्चाएं कितनी महत्वपूर्ण थी। मुगलों ने खुद को मंगोल की अपेक्षा तैमूर के वंशज होने पर क्यों बल दिया, इन सब प्रश्नों की चर्चा हम कर चुके हैं। आइए विचार करें। भू राजस्व से प्राप्त होने वाली आय मुगल साम्राज्य के अस्थायित्व के लिए कहाँ तक जरूरी थी। मुगलों के लिए केवल तुरानी और ईरानी ही नहीं, इन प्रश्नों पर आप गौर करेंगे, ठीक है। और कुछ चीज़ें हैं करके देखेंगे आप। और जिस प्रश्न को सॉल्व करने में आपको दिक्कत हो वो कमेंट बॉक्स में करें। उस प्रश्न के लिए हम आपको एक गाइडलाइन दे देंगे किस तरह से इसका आंसर लिखें आप। अब देखें इसमें कौन कौन मुगल, मनसबदार, जागीरदार, जात सवार, सुलह कुल, ज्येष्ठाधिकार, सह दायाद, जब्त और जमींदार, इन सभी शब्दों का अर्थ आप कमेंट बॉक्स में करें तो बेहतर होगा कि इसका अर्थ क्या होता है। कुछ इस खाली बॉक्स का आंसर कमेंट बॉक्स में करें तो बेहतर होगा। यदि आप में कोई त्रुटि होगी तो उसका जवाब मैं कमेंट बॉक्स में दूंगा, जरूर सुधार कर देने का प्रयास करूंगा। तो ये सारी चीज़ आप करें जिससे लगेगा कि आपके नॉलेज में विस्तार हो रहा है। तो आज जो हम लोगों ने पढ़ा यह एनसीईआरटी क्लास जो है 7 की हिस्ट्री की पुस्तक थी। इसका अध्याय 4 पढ़ा जिसका नाम क्या था, तो मुगल साम्राज्य। तो इसको हम लोगों ने खत्म किया, समझा और कैसे प्रश्न यहाँ से होते हैं ये सारी बातें समझा। अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, तो अगली क्लास में हम एनसीईआरटी क्लास 7 के हिस्ट्री का अध्याय 5 पढ़ेंगे। क्लियर। कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यदि पसंद आए तो अपने मित्रों में भी इसे शेयर करने का प्रयास करें। थैंक यू, धन्यवाद। दैट्स ऑल।